Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती और जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सडन क्रैश आता है, मेजर करेक्शंस होती हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम रिटेल इन्वेस्टर का ही होता है। आज हम किसी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं बल्कि उन इंस्टीट्यूशनल रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट्स और मार्केट प्रोस्पेक्टसेस का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्हें समझना एक लेमैन के लिए मुश्किल होता है। हम डिकोड करेंगे उन टेक्निकल टर्म्स को जैसे लिक्विडिटी क्रंच, सेक्टर रोटेशन, बेरा हेजिंग, जो बड़े फंड्स मार्केट गिरने से पहले यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम टेक्निकल, फाइनेंशियल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से ऐसे एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगी बल्कि क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देंगी। अगर आपने ये पॉइंट्स मास्टर कर लिए तो अगला रेड मार्केट आपके लिए पैनिक का नहीं, पैसा बनाने का मौका होगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, मार्केट क्रैश से बचने का सबसे पहला उसूल एसेट एलोकेशन है, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज करता है। जब इक्विटीज गिरना शुरू होती हैं तो फिक्स्ड इनकम या कमोडिटीज जैसे गोल्ड अक्सर स्टेबल रहते हैं या ऊपर जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उनका 100% कैपिटल सिर्फ वॉलेटाइल स्टॉक्स में फंसा होता है। इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस हमेशा ये सिखाती हैं कि अपने कैपिटल को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड करना ज़रूरी है। इस स्ट्रैटेजी से आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल बेटा यानी वॉलेटिलिटी कम हो जाता है और ड्रॉ डाउन बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ती है। तो यहाँ जहन में सवाल आता है कि क्या क्रैश के दौरान बॉन्ड्स और टी बिल्स वाकई रियल प्रोटेक्शन देते हैं? तो उसका जवाब है कि जी, बिल्कुल। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में टी बिल्स और मनी मार्केट फंड्स आपको गारंटीड फिक्स रिटर्न देते हैं, बहुत ही लो रिस्क पे, जो फॉलिंग इक्विटी मार्केट के लॉसेस को इफेक्टिवली ऑफसेट करते हैं। पॉइंट नंबर टू, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव, द 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर 200 डे मूविंग एवरेज डीएमए, कुछ लोग इसे एसएमए भी कहते हैं, कुछ लोग सिंपल एमए भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अल्टीमेट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। जब कोई इंडेक्स स्टॉक हैवी वॉल्यूम्स के साथ अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ से क्रॉस करता है तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इस ब्रेकडाउन को इग्नोर करके बाय द डिप की कोशिश करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इस ब्रेकडाउन को इग्नोर करने के लिए बाय द डिप की कोशिश करते हैं। मैं 2 दफ़ा ये बात आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया है, और मजीद नुकसान उठाते हैं। असल रिस्क मैनेजमेंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज टूटने पर हाई वॉल्यूम पे पोजीशंस को फॉरन हेज या लिक्विडेट किया जाए। ये सिंपल टेक्निकल रूल आपको बड़े बेयर मार्केट्स के प्राइमरी फेजेस से बचाता है। लेकिन यहाँ सवाल जहन में आता है कि अगर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाए तो री एंट्री कब लेनी चाहिए? देखिए, री एंट्री तभी लेनी चाहिए जब स्टॉक दोबारा सॉलिड वॉल्यूम के साथ अपना 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करे, वरना ये एक डेड कैट बाउंस या बुल ट्रैप हो सकता है। पॉइंट नंबर थ्री, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, लिक्विडिटी रेशियोज एंड ड्राई पाउडर। कैश रिजर्व्स मेंटेन करना बेयर मार्केट्स में सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मानी जाती है। जब मार्केट अचानक क्रैश होती है तो लिक्विडिटी बिल्कुल ड्राई अप हो जाती है और हाई क्वालिटी एसेट्स बहुत सस्ते दामों मिलने लगते हैं। अगर आपके पास ड्राई पाउडर यानी फ्री कैश नहीं होगा तो आप इस बॉटम फिशिंग का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इंस्टीट्यूशंस अपनी लिक्विडिटी रेशियोज को क्रैश से पहले आर्टिफिशियली बढ़ा लेते हैं ताकि वो पैनिक सेलिंग का शिकार ना हो। इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करके रिटेल इन्वेस्टर भी कैपिटल प्रिजर्वेशन को ईजिली इंश्योर कर सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा कैश में रखना आइडियल है? तो जवाब यह है कि नॉर्मल कंडीशंस में 10 to 15% कैश आइडियल है। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे इन्फ्लेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वीक हों तो कैश को 30 to 40% तक बढ़ा लेना चाहिए।
चलते हैं एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव की जानिब, यानी डिफेंसिव सेक्टर रोटेशन। देखिए, मार्केट डाउन टर्न में सारे सेक्टर्स एक जैसी तेज़ी से नहीं गिरते, इसलिए सेक्टर रोटेशन की टेक्निक बहुत ज़रूरी है। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, यूटिलिटीज़ और एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इकोनॉमिक शॉक्स को बर्दाश्त बेहतर करते हैं। लोग मार्केट क्रैश के दौरान नई गाड़ी, साइक्लिकल तो नहीं खरीदते, लेकिन दवाइयाँ और बिजली, डिफेंसिव का इस्तेमाल जारी रखते हैं। इसलिए स्मार्ट मनी हमेशा रिस्की सिक्लिकल स्टॉक्स से निकल कर स्टेबल डिफेंसिव स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाती है। ये रोटेशन आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन को ड्रास्टिकली गिरने से रोकती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिफेंसिव स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल होता है? इसका जवाब है, इनमें एग्रेसिव ग्रोथ तो नहीं होती, लेकिन इनका मकसद कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और स्टेबल डिविडेंड्स देना होता है जब बाकी मार्केट ब्लीड कर रही हो। यहाँ से हम चलते हैं एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव की जानिब। इम्प्लीमेंटिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। देखिए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करना रिटेल ट्रेडर्स का सबसे डिस्ट्रक्टिव आदत है जो उनका पूरा अकाउंट वॉश कर सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा डायनामिक टूल है जो शेयर की प्राइस ऊपर जाने के साथ साथ अपने आप एडजस्ट होता रहता है। जब मार्केट क्रैश होती है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को कट कर देता है, जिससे आपका कमाया हुआ प्रॉफिट लॉक हो जाता है। ये टेक्निक इमोशंस को ट्रेडिंग से बिल्कुल निकाल देती है, जो पैनिक के वक्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक 5 या 10% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाता है। तो यहाँ सवाल आता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गैप डाउन ओपनिंग में कैसे काम करता है। तो उसका जवाब है कि गैप डाउन ओपनिंग में स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट होता है, जो सेट प्राइस से नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पोजीशन होल्ड करने से बेहतर रिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ से चलते हैं हम एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की जानिब। डी लेवरेजिंग मार्जिन अकाउंट्स। देखिए, मार्जिन फाइनेंसिंग या उधार के पैसों पर ट्रेडिंग करना बेयर मार्केट में फाइनेंशियल सुसाइड के बराबर है। जब मार्केट तेज़ी से गिरती है तो ब्रोकर्स मार्जिन कॉल्स इशू करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको मजीद कैश जमा करवाना पड़ता है। अगर कैश ना हो तो ब्रोकर आपके शेयर्स को लोएस्ट पॉसिबल फेयर प्राइस पर फोर्स सेल कर देता है। इंस्टीट्यूशनल प्रोस्पेक्टसेस साफ लिखते हैं कि हाई वॉलेटिलिटी का वक्त डेट टू इक्विटी रेशो को एग्रेसिवली जीरो की तरफ लाना चाहिए। क्रैश सर्वाइवल का सबसे पहला रूल ये है कि अपना सारा मार्जिन डेट क्लियर करें। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि मार्जिन कॉल आने पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, मार्जिन कॉल को मीट करने के बजाय अपने वीक फंडामेंटल स्टॉक्स को लॉस में बेचकर मार्जिन क्लियर करना बेहतर है, वरना ब्रोकर अच्छे स्टॉक्स भी सस्ते में लिक्विडेट कर देगा। यहाँ से चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 7, एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, यानी डिविडेंड यील्ड एज अ वॉलेटिलिटी बफर। देखिए, जब शेयर प्राइसेस लगातार गिर रही हों तो पोर्टफोलियो में हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एक नेचुरल कुशन का काम करते हैं। पीएसएक्स में ईएनपी, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और बैंकिंग सेक्टर्स हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पे आउट्स देते हैं। ये कैश डिविडेंड्स आपको लिक्विड फंड्स फ्राहम करते हैं जिन्हें आप लो प्राइसेस पर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब स्टॉक्स की कीमत गिरती है तो उसका डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जो नए वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और स्टॉक की प्राइस को मजीद नीचे गिरने से रोकता है। ये यील्ड सपोर्ट फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो सवाल यह है कि क्या क्रैश के दौरान डिविडेंड कट कर सकती है कोई कंपनी? तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, अगर उनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो जाए। इसलिए सिर्फ उन कंपनीज का डिविडेंड सेफ है जिनकी बैलेंस शीट पर कैश रिजर्व स्ट्रांग हो। यहां से चलते हैं हम एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव, आइडेंटिफाइंग आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस। देखिए, क्रैश के दौरान हमेशा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां मार्केट एग्रेसिवली ओवरसोल्ड हो जाती है और वहां आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स काम आता है। जब प्राइस नए लोअर लोज बना रही हो और आरएसआई हायर लोज बनाए तो इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ये डाइवर्जेंस शो करती है कि सेलिंग प्रेशर अब थक चुका है और बेयर्स का मोमेंटम टूट रहा है। ये इंडिकेटर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बताता है कि अब एक्यूमुलेशन शुरू करने का वक्त आ गया है। रिटेल इन्वेस्टर सिग्नल को यूज करके बॉटम के करीब स्मार्ट एंट्रीज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि क्या सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस देखकर एंट्री लेनी चाहिए?
जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसआई डाइवर्जेंस को हमेशा वॉल्यूम प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के साथ कंफर्म करना चाहिए ताकि वैल्यू ट्रैप से बचा जा सके। यहां से चलिए एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की जानिब। असेसिंग फ्री कैश फ्लो हेल्थ, एफसीएफ हेल्थ। देखिए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से क्रैश के दौरान सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखना काफ़ी नहीं होता। असली मेट्रिक फ्री कैश फ्लो है, एफसीएफ है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता, लेकिन कैश हमेशा सच बोलता। जो कंपनीज पॉजिटिव एफसीएफ जनरेट कर रही होती हैं, उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट्स में बैंक से कर्जा नहीं लेना पड़ता। ऐसी कंपनीज इकोनॉमिक डाउन टर्न्स में अपने कंपेटिटर्स को एक्वायर करने की ताकत रखती हैं। सर्वाइवल पोर्टफोलियो हमेशा उन स्टॉक्स पर मबनी होना चाहिए जिनका एफसीएफ मार्जिन उनके सेक्टर एवरेज से बेहतर हो। तो यहाँ सवाल आता है कि नेगेटिव एफसीएफ वाली कंपनीज मार्केट क्रैश में क्यों फेल होती हैं। देखिए, क्योंकि कैश ना होने की वजह से उन्हें ऑपरेशन चलाने के लिए एक्सपेंसिव लोन्स लेने पड़ते हैं, जो उनकी अर्निंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बैंकरप्सी का रिस्क बढ़ा देता है। यहां से चलिए पॉइंट नंबर 10, एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, द इकोनॉमिक मोट फिनोमिनन। वॉरेन बफेट का सबसे पसंदीदा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक मोट है, MOAT, जो मार्केट क्रैशेस में सबसे ज्यादा काम आता है। मोट का मतलब है कंपनी का वो कंपेरेटिव एडवांटेज जिसे दूसरी कंपनीज आसानी से कॉपी नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, पेटेंट्स या कॉस्ट एडवांटेज। मार्केट क्रैश में इन्वेस्टर्स का रुझान हमेशा क्वालिटी की तरफ होता है, जैसे फ्लाइट टू क्वालिटी कहते हैं। मोट वाली कंपनीज अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा सकती हैं बगैर कस्टमर्स लूज किए, जो उन्हें इन्फ्लेशन और क्रैश दोनों से बचाता है। इन कंपनीज के शेयर्स टेम्परेरी तौर पर गिर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले रिकवर करते हैं। तो यहाँ सवाल आता है कि पीएसएक्स में इकोनॉमिक मोट की कोई एग्जाम्पल है। जवाब है एफएमसीजी जाइंट्स या यूटिलिटी मोनोपोलीज, जिनकी प्रोडक्ट हर हालत में यूज होती हैं और उनका ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग होता है। वो मोड्स की बेहतरीन मिसाल है। यहां से चलते हैं एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव की तरफ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स फॉर री एंट्री। देखिए, जब मार्केट क्रैश होने के बाद वापस ऊपर आती है तो कहाँ खरीदना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फिबोनाची लेवल्स बेस्ट हैं। अक्सर क्रैशेस डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, बल्कि प्राइसेस 38.2%, 50% या 61.8% तक बाउंस करती हैं और फिर वापस गिरती हैं। एक स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर इन लेवल्स को यूज करके अपने एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स प्लान करता है। अगर मार्केट 61.8% लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसका मतलब है कि बेयर ट्रेंड अभी जिंदा है। इन जियोमेट्रिक लेवल्स को समझकर आप रैंडम बाइंग से बच सकते हैं। तो यहाँ सवाल है गोल्डन रेशियो, यानी 61.8% फिबोनाची पे कि टेक्निकल लेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इस लेवल पर अक्सर सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है। इस लेवल का टूटना इस बात का इशारा होता है कि पुराना ट्रेंड टोटली रिवर्स हो चुका है। और अगर ये सारी टेक्निकल चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो हमारी दूसरी प्लेलिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से, मास्टर क्लास यूनिवर्सिटी, उसे ज्वाइन कीजिए। उसमें हम यह के बाद दीगर डिटेल्ड वीडियोस ओनली ग्राउंड अप ट्रेडिंग सिखाने पे डाल रहे हैं। अब चलते हैं एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की जानिब, हेजिंग करेंसी डिवैल्यूएशन। देखिए, पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में मार्केट क्रैश अक्सर करेंसी पीकेआर की डिवैल्यूएशन के साथ ही ट्रिगर होता है। ऐसे माहौल में आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो डॉलर एप्रिसिएशन से फ़ायदा उठाए। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनकी मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स डॉलर्स से आती हैं। एक ब्रिलियंट नेचुरल है चाहिए। जैसे जैसे रुपये गिरता है, इन आईटी या टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंपनीज के मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग आपके लोकल पोर्टफोलियो को मैक्रो इकोनॉमिक शॉक से इंसुलेटेड रखती है। लेकिन सवाल आता है कि करेंसी हेज के तौर पर गोल्ड को यूज़ करना कैसा है। देखिए, गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन दोनों के खिलाफ एक प्रूवन एसेट है। पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड या डॉलर पेग्ड एसेट्स में होना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। यहाँ से आते हैं हम अपने थर्ड लास्ट पॉइंट पे, एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, ट्रैकिंग इनसाइडर बाइंग सिग्नल्स। देखिए, मार्केट का बॉटम पहचानने के लिए इनसाइडर बाइंग सबसे ऑथेंटिक फंडामेंटल इंडिकेटर माना जाता है।
जब मार्केट पैनिक में हो और कंपनी के डायरेक्टर्स या स्पॉन्सर्स अपने ही शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदने लगें, तो उसका मतलब है कि उन्हें कंपनी की रिकवरी पर पूरा यकीन है। इनसाइडर्स अपने शेयर्स की रीजन से बेच सकते हैं, लेकिन वो शेयर खरीदते सिर्फ एक ही वजह से हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमत बढ़ने वाली है। रिटेल इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेली अनाउंसमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए ताकि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पकड़े जा सकें। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या प्रमोटर्स का शेयर खरीदना गारंटीड प्रॉफिट की जमानत है? तो जवाब है गारंटीड तो नहीं, लेकिन ये हाई कन्विक्शन सिग्नल है। अगर इंसाइडर हेविली बाय कर रहा है तो कंपनी का बैंक्रप्सी सिग्नल नेग्लिजिबल हो जाता है। आते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पे, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव, आइडेंटिफाइंग बेयर फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न्स। क्रैश के दौरान अक्सर चंद दिनों की ऐसी तेजी आती है जहां लगता है कि मार्केट ठीक हो गई, लेकिन असल में वो एक बेयर फ्लैग होता है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं जहां मार्केट सांस लेने के बाद दोबारा एक नए लोअर लेवल की तरफ स्लाइड कर जाती है। रिटेल ट्रेडर्स इन छोटी रैलीज, जिन्हें हम बुल ट्रैप्स भी कहते हैं, अक्सर फंस जाते हैं। एक एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिस्ट इन पेनेंस को आइडेंटिफाई करके अपनी रिमेनिंग लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करता है या शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। चार्ट पैटर्न्स की प्रॉपर साइकोलॉजी समझना कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए लाजमी है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, बेयर फ्लैग और ट्रेंड रिवर्सल में फ़र्क कैसे करें? देखिए, अगर रैली में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो हो और प्राइस छोटी कैंडल्स के साथ स्लोली ऊपर जाए तो वो बेयर फ्लैग है। रियल रिवर्सल में वॉल्यूम मैसिव होता है और वॉल्यूम के साथ प्राइस पे भी ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। वॉल्यूम और प्राइस में कन्वर्जेंस होना ज़रूरी है। अगर उनके अंदर भी डाइवर्जेंस है तो वो भी बहुत मैसिव रेड फ्लैग है। आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की जानिब, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, डीसीए स्ट्रैटेजीज। आखिरी और सबसे पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डीसीए है, जो बेयर मार्केट्स में वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है। आप मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कभी कैच नहीं कर सकते, इसलिए अपना सारा कैश एक साथ इन्वेस्ट करने के बजाय उसे पार्ट्स में, ट्रांचेस, टुकड़ों में डिप्लॉय करें। हर 10 या 15% की गिरावट पर क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने से आपकी एवरेज बाइंग प्राइस बहुत ऑप्टिमल हो जाती है। ये मेथड टाइमिंग की द मार्केट की स्ट्रेस को एलिमिनेट करता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेस्ट फायदा देता है। तो यहाँ आखिरी सवाल आता है, क्या डीसीए किसी भी गिरते हुए स्टॉक में करनी चाहिए? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। डीसीए सिर्फ उन कंपनीज में करना चाहिए जिनके फंडामेंटल्स, मोट और कैश फ्लोज स्ट्रांग हों, वरना कचरा स्टॉक्स में डीसीए करना सिर्फ नुकसान ही देता है। दोस्तों, आज हमने किसी स्टॉक को नहीं बल्कि डायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन रूल्स को डिकोड किया है। 200 डीएमए ब्रेकडाउन से लेकर फ्री कैश फ्लो और डीसीए की स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ये वो टूल्स हैं जो बिलियनियर्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स क्रैश के दौरान यूज करते हैं। मेरा आपसे एक टेक्निकल सवाल है, क्या आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अगले मार्केट क्रैश के लिए रेडी है? आप इन 15 स्ट्रैटेजीज में से सबसे पहले कौन सा रिस्क मैनेजमेंट टूल अप्लाई करेंगे? ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस, कैश रिजर्व्स, ड्राई पाउडर? अगर आप मार्केट में लंबी गेम खेलना चाहते हैं तो कैपिटल प्रिजर्वेशन हमेशा कैपिटल एप्रिसिएशन से पहले आना चाहिए। अपना सर्वाइवल प्लान कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Until next time, take care, Allah Hafiz, happy trading.